दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपनी चहेती न्यूज चैनल जालन टाइम्स को। कल दिन भर खलबली रही कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और गोरखपुर उनका गृह जनपद है, और गोरखपुर में संघ का एक शिविर भी चल रहा है जिसमें स्वयं सरसंघ चालक मोहन भागवत उपस्थित हुए थे। ये था कि कल यानी शनिवार को मोहन भागवत की और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी, और उसमें ऐसी कोई खिचड़ी पक सकती है जो मोदी के मनमाने नेतृत्व पर लगाम लगा सके। लेकिन देर रात तक जो खबरें आई उन खबरों में यह बताया गया कि मोहन भागवत की और उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई योगी आदित्यनाथ की। यह भी पता नहीं चला कि योगी आदित्यनाथ ने प्रयास किया, मोहन भागवत ने मना कर दिया, या योगी आदित्यनाथ ने प्रयास नहीं किया, या जो भी बात रही हो, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई और ये अटकलों का अंत हो गया। ये इस घटनाक्रम के पहले ही जब रफूगरी करने बैठे थे अपने बयान की, और बड़ी ही नौसिखिए रफूगर साबित हुए इंद्रेश कुमार कि उन्होंने मोदी के लिए अहंकारी नहीं कहा, जबकि उनका तो ये था कि राम भक्ति करते हुए भी जो अहंकार में डूब गए थे उनको, इसलिए वो पूरा बहुमत नहीं जुटा सके। तो और किसके लिए बात थी? बात तो मोदी जी के लिए ही थी। लेकिन जब ये हुआ कि उनको रफूगरी करनी पड़ी और उस रफूगरी में वो मजाक के पात्र बन गए, और उन्होंने जो है अपने साथ साथ संघ की साख को भी बट्टा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी इस बात से मुकर के। वरना वो अपनी बात कह सकते थे, निकल गई मुंह से तो निकल गई बात, वो कह सकते थे कि, लेकिन टोटलिटी में मोदी इस समय सर्वोत्तम विकल्प है, इसलिए संघ उनका साथ देगा, और मोदी के खाते में बहुत सारी उपलब्धियां भी हैं। अगर कुछ कमियां भी हैं, कुछ कमियां हैं जिनकी तरफ हमने कहा अहंकारी होने का, तो उनके खाते में बहुत सारी उपलब्धियां और देश को बहुत जरूरत है। वो मोदी का जो है मोदी का कोई नुकसान भी नहीं होता इन बातों से, और संघ की साख भी बनी रहती है। लेकिन उन्होंने तो ऐसी रफूगिरी की जिसपे लोगों को वितृष्णा हो गई उनसे। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि संघ ने, जब से सरसंघ चालक ने बयान दिया है, सरसंघ चालक ने जो नागपुर में प्रशिक्षणार्थी स्वयं सेवकों की शिविर के समापन पे जो कहा, उससे भी भाजपा में बड़ी हलचल मची थी, भाजपा में बड़ी खलबली थी, क्योंकि सब समझ गए थे कि निशाने पे तो भाजपा और खासतौर से मोदी हैं, जो उन्होंने ये कहा था नहीं कि जो अपने आप को, जो मतलब सेवक जो है वो अहंकारी नहीं होता, और सेवा ऐसा करता कि किसी दूसरे की नुकसान ना पहुंचे। तो वही अपने आप को मोदी जी प्रधान सेवक, बार बार राग अलापते प्रधान सेवक होने का, और उन्हीं की बातों से कि मैं तो ईश्वर का अवतार हूं, ईश्वर ने मुझे विशेष कार्य के लिए धरती पर भेजा है, ये बात कह के, और उन्होंने इन बातों को अगर जोड़ा जाए तो लगता है कि मोदी जी ही आभासित हो रहे कि वो उनके अंदर बहुत ज्यादा अहंकार आ गया था, और वो जो है वो मोदी जी को ही प्रहार करके मोदी जी की मनमानी पे अंकुश लगाने के लिए ही उन्होंने, मोहन भागवत जी ने वो जो बयान दिया था। लेकिन मोहन भागवत जी उसके बाद में फिर जो है एक तरह से उन्होंने खामोशी धारण कर ली, और उनके द्वारा ये कहलवाया जाने लगा मीडिया में कि नहीं, मोदी जी के निशाने पे वो नहीं थे, संघ प्रमुख के निशाने पे मोदी जी नहीं थे और कोई नहीं। लेकिन इन सारी बातों का जो भी स्थिति है, इन सारी बातों का एक निष्कर्ष निकलता है कि संघ का क्षोभ तो बहुत है मोदी जी के प्रति, उन्होंने जिस ढंग से काम किया। ऐसे तो अटल बिहारी वाजपेयी बहुत सीनियर थे, और कई बार उनको ये एहसास आ जाता कि संघ के सरसंघ चालक मुझसे जूनियर है, और मुझे इतनी सीनियरिटी के बावजूद भी मुझे हाँकने की कोशिश कर रहे, मुझे जो है ये दुस्साहस दिखा रहे कि वो मेरा मार्गदर्शन करते। लेकिन अंततोगत्ता वो संघ के महत्व को समझते थे, संघ जो योगदान रहा, जो संघ का जो ऋण है भारतीय जनता पार्टी पर, उसको वो महसूस करते थे। तो अंततोगत्ता वो ढीले पड़ जाते थे, और मौका आ जाता तो वो कह देती कि मुझे इस बात पे गर्व है कि मैं संघ का स्वयंसेवक कल भी था और आज भी था, और वो
कुल मिला के उनकी बात को तवज्जो, सरसंघ चालक से कोई की बातों को तवज्जो देते थे, भले ही वो जो है उनसे उम्र में कनिष्ठ क्यों ना हो, क्योंकि उनको एहसास था कि सरसंघ चालक के पद पे जो व्यक्ति बैठता है उसका कितना त्याग होता है, कितना संयम होता है। वो अपने व्यक्तिगत सुखों को दांव पे लगाने के बाद परिवार भी नहीं बचाता, तब वो इस संस्था में आते और सर्वोच्च पद को ग्रहण कर पाता। उनके अनुभव होते, उनकी जो है एक सात्विक चिंतन होता है, उस चिंतन से वो निष्कर्ष निकालते हैं। और मोहन भागवत भी इसके अपवाद में नहीं है, अपवाद नहीं है। वो मोहन भागवत का भी वो उनकी विचारधारा से हम लोग सहमत ना हो, संघ को एक षड्यंत्रकारी संस्था के रूप में कई मामलों में हमको दिखाई देती संघ एक षड्यंत्रकारी संस्था के रूप में, लेकिन पर भी हम ये मानते हैं कि जो वर्तमान संघ प्रमुख भी हैं वो भी उनके पास में भी वो भी जो है एक जो चिंतन करते वो समाज हित में ही उनका मूल चिंतन होता है। उनके अपने पूर्वाग्रह कितने भी काम करते हो, लेकिन जब कोई न्याय की बात आती है तो वो समाज वो जो है न्याय के प्रति उनकी एक आस्था है और न्याय के वो अतिलंघन को जो है वो पसंद नहीं करते। संघ प्रमुख न्याय के अतिलंघन के मन में अतिलंघन करते समय उनको एक नैतिक संकोच रहता है, इसलिए वो भले उनके संघ के तमाम सारे स्वयंसेवक भी उनकी बातों से बुरा मान जाते हो, भले वो खासतौर से जातिगत मुद्दे पे। अब की बात तो उन्होंने इतनी बड़ी बात कही कि जातिगत जो भेदभाव किया गया है ये 1000 साल तक का किया गया इतना बड़ा पाप है कि इसका प्रक्षालन तो करना ही पड़ेगा। इतनी बात तो बहुत जो प्रगतिशील लोग हैं वो नहीं कह पाते जितनी संघ प्रमुख ने कही। लेकिन संघ प्रमुख को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है और वो ये जानते हैं कि जो हिंदुत्व का जो एजेंडा है उस हिंदुत्व के एजेंडे को पूरा करने में जितना जो है योगदान मोदी जी ने किया उतना आज तक कोई नहीं कर सका। तो ये उनके अंदर एहसास आया और पूरे संघ बिरादरी के अंदर एहसास आया कि मोदी जी कितने भी उदंडता करें लेकिन हमें भस्मासुर नहीं बनना है। कि पता चला कि वैसे हालांकि भस्मासुर में तो उल्टा था, शिव जी ने उनको वरदान दिया था, वो शिव जी को ही भस्म करने पे वो आमादा हो गए थे। लेकिन यहाँ पे भस्मासुरी का उदाहरण इस रूप में कि जिसको हमने वरदान दिया हम उसी को जो है अब भस्म कर देने का कि चूक नहीं करना चाहेंगे। हम ये चाहेंगे कि वो समझ जाए और ये हो गया। और मोदी जी ने भी एहसास किया कि हमने जो है वो अहमन्यता में हमसे चूके हो गई और हमको जो है संघ की बेअदबी का प्रयास नहीं करना चाहिए था जो हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के माध्यम से कहलवाया कि अब हमें संघ की कोई जरूरत नहीं, हम खुद ही क्षमतावान हो गए। तो जंग की बेतुकी बात को नहीं कहना चाहिए था और वो भी इस बात के अब कायल हो गए कि नहीं, ये उनको बात संघ की जो एक भावना है कि चाहे वो संघ की बात हो या पार्टी के भी अंदर जो प्रमुख लोग हैं उनके भी मशवरे, उनका भी मशवरा लेने के बाद ही वो कोई फैसला ले तो बात ज्यादा अच्छी बन सकेगी। ये इस बात के वो कायल हो गए। तो अब जो है उनकी तरफ से भी प्रयास हो रहा है और संघ की ओर से भी प्रयास हो रहा है। तो उसके नतीजे में ये बात आई सामने कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अगर वो मुलाकात कर लेते, हालांकि वो तो हमेशा जब भी गोरखपुर आते तो मोहन भागवत मुलाकात करती रही तो उसमें कोई अन्यथा बात नहीं होती, वो सहज भी माना जा सकता था। लेकिन अभी जो परिस्थितियां थी उसमें उसके कोई दूसरे अर्थ लगाए जा सकते थे और उससे पार्टी को और संघ को ज्यादा क्षति हो सकती थी। संघ को भी पीड़ा झेलनी पड़ेगी अगर केंद्र से जो है अगर मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई तो केंद्र भी तो संघ को भी एहसास है कि हम आत्मघाती कदम क्यों उठाएं और उनको भी तो एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है अभी एक अव्यक्त किस्म की, उसी के तहत उन्होंने जो है मुलाकात नहीं की। अब इस बीच में मोदी जी अपनी जो है गलतियां सुधार के नाम पे जिसकी वजह से वो जो है इतने पीछे हो गए कि उन्होंने अपनी पार्टी को तक को पूर्ण बहुमत नहीं दिला पाया। 400 की बहुमत की तो बात दूर है, लेकिन ये है कि उनकी जो है जो फितरत है उसमें तो कोई उन्होंने बहुत बड़ा बदलाव करने को तैयार नहीं।
अब वो किसमें लोगों को रिझाने के लिए, लोगों पे जो बातें लोगों के बीच में जो उल्टी पड़ी हैं, एक तो अग्निवीर योजना है। तो अग्निवीर योजना के बारे में उन्होंने संकेत दे दिए है कि अग्निवीर योजना के बारे में पर्याप्त संशोधन किए जाएंगे। जो सेना में जो उसका कोटा देने का काम है वो 25% से लगा के 50% तक कर दिया जाएगा, और कम से कम 7-8 साल एक अग्निवीर का कार्यकाल किया जाएगा, जो अभी केवल 4 साल तक का है। तो इसके लिए उन्होंने लगभग जो है मानसिकता बना ली है। नंबर दूसरा कि वो एक जो कश्मीर में जो हाल में आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, इसको लेके कल से और आज तक ताबड़तोड़ बैठ के अमित शाह ने की, उसके पहले वो भी मोदी जी कर गए, और मोदी जी ये संकेत दे गए कि अगर पाकिस्तान में जो आतंकवादी कैंप, आतंकवादी प्रशिक्षण कैंप अभी भी संचालित हैं, अगर मतलब ये उसका आकलन कर लिया जाए कि अगर बहुत ज्यादा नुकसान ना हो तो उन आतंकवादी कैंपों को ध्वस्त करने के लिए पाकिस्तान में एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जाए, क्योंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां फेवर में हैं। चीन के खिलाफ भी बाइकाट हुआ, ये G7 सम्मेलन में भी बाइकाट को लेकर सहमति हुई है, और कई और देश इस दिशा में सहमत हो गए हैं कि चीन का वो बाइकाट करेंगे रशिया के सहयोग देने के लिए। तो चीन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में जो मजबूत देश हैं उनके बीच में अलग थलग पड़ गया, जो पाकिस्तान का प्रमुख पैरोकार। तो अब उसका इतना साहस नहीं है, वो इसका ये आकलन करना चाहते हैं मोदी जी, तो क्या उसके पास में अब भी इतना साहस बचा है कि वो अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन हो तो सामने आए। और अमेरिका तो खैर कोई उसमें हस्तक्षेप करेगा ही नहीं, अमेरिका को तो उन्होंने पटा लिया। हालांकि इटली में उनको जो अपेक्षित सम्मान था वो नहीं मिला, लेकिन फिर भी सॉफ्ट कॉर्नर जो पश्चिमी जगत का है वो मोदी जी के प्रति है। तो अब ये विकल्प पे विचार किया जा रहा है, और यदि अगर एक व्यापक पैमाने पर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई जिससे कि पाकिस्तान में कई आतंकवादी ध्वस्त कर दिए गए, तो मोदी जी बहुत ज्यादा गेन करेंगे। और मोदी जी जिस ढंग से जो अपने हारे हुए सांसदों से भी उन्होंने क्या जीते हुए तो जो है लोग हैं उनको तो वो इशारा कर ही दिया गया कि वो लोगों के बीच निकले, जनसंपर्क करें और लोगों के बीच अपनी गलतियों को माने, ताकि अगर उन्हें फिर पार्टी दोहराए तो पार्टी को कोई संकट न झेलना पड़े। इस ढंग का इशारा कर दिया गया। तो अब जो है जिन लोगों ने पूरे अपने कार्यकाल भर में, जब तक वो हारे नहीं थे तब तक लोगों के बीच में जाने में जिनको हेटी महसूस होती थी, अब वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में और अपने लोगों के बीच में जा रहे कि नहीं अब हम सुधर गए, ये एहसास कराने की। तो ये इस बात का संकेत है कि अगर जिन कारणों से नाराजगी थी, जनता में जिस कारण से नाराजगी हुई, इसके अलावा जनता जिन चीजों पर न्यौछावर हो जाती है, वो दोनों काम हो सकता है कि बहुत जल्दी ताबड़तोड़ वो 1-2 साल के अंदर कर डालें, और 1-2 साल के अंदर फिर वो अपने प्रति वैसा ही समर्पण लोगों में, वैसा ही उन्माद पैदा कर लें जो 2014 में था। और उसके बाद में उनका इरादा लगता ही है कि वो मध्यावधि चुनाव में उतरने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि मध्यावधि में, ताकि वो एक बार का विपक्ष का सफाया फिर एक बार विपक्ष का कर दे, और एक बार नहीं, वो पिछले बार की तरह नहीं, वो 400 का लक्ष्य पार कर लें। ये उनको बड़ी पीड़ा है कि वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाए। तो इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, 400 पार करने के लिए वो पूरी उसको योजना बना के उसके तहत वो काम कर रहे हैं। बाकी उनका तो जो उत्पीड़क है, जो दमनात्मक कार्रवाई है विरोधियों के प्रति, वो तो पूर्ववत जारी है। वो जैसे दिल्ली में पानी के मामले को जिस ढंग से उपराज्यपाल के माध्यम से और अपनी पार्टी के जो नेता हैं जिसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल, उसके माध्यम से दिल्ली की जनता को जो भड़काने का काम वो कर रहे हैं, तो उससे जाहिर हो जाता है कि अब वो किसी कीमत पे ये सर्वाइव नहीं करना चाहते आम आदमी पार्टी को। वो चाहते दिल्ली से भी उखड़ जाए, पंजाब से भी उखड़ जाए, और हम उसको काम नहीं करने देंगे। उनके हाथ में शक्ति है, वो कर सकते। और एक अरुंधति राय को एक प्रोफेसर के मामले में, एक इतने 14 साल पुराने मामलों में जो है यूपीएपी के तहत कार्रवाई की, पुलिस को कार्रवाई की,
अनुमति दिल्ली के उपराज्यपाल ने दे दी, जो कि पूरी तरह से केंद्र की कठपुतली है। तो उन्होंने ये भी करा दिया कि अब जो अगर हमारे ऊपर अगर प्रहार होंगे तो जैसे हम पहले करते थे दमन, उसी ढंग से हम दमन करेंगे। तो एक उन्होंने संकेत दे दिया है। बहुत जल्दी ही सोशल मीडिया पर भी कुछ रेगुलेशन ऐसे आने वाले हैं जिससे सोशल मीडिया की स्वतंत्रता भी जाती रहेगी, क्योंकि ये सोशल मीडिया सबसे बड़ा उनके लिए एक खतरा साबित हो रहा। तो इस दिशा में भी वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत सारे कार्य आने, और सब कामों का एक निष्कर्ष ये है कि चाहे वैसे तो कि चाहे जो है चाहे जितना समर्पण सहयोगी दल करें, लेकिन बैसाखियों के सहारे वो जो है बैसाखियों के भरोसे मोदी जी बहुत दिनों तक जो है जो सरकार चलाने की मूड में नहीं है। बैसाखियों के सहारे इनको जो सरकार चलानी पड़ रही है, इसको लेके उनके मन में बड़ी गिलानी की भावना है, और इस गिलानी को दूर करने के लिए वो जो प्लान कर चुके हैं उसमें अगर सहयोगी दल सतर्क नहीं हुए आज तो फिर खैर उनका तो मानसिक संतुलन के बारे में उनके बारे में बातें कही जाने लगी हैं। लेकिन फिर उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को लेके जो खींचतान की स्थिति पैदा करने की विपक्ष कोशिश कर रहा, उसमें जो है वो फिर एक केसी त्यागी का बयान आ गया जेडीयू की तरफ से। हालांकि वो बयान पूरी तरह से गलत है कि उन्होंने कहा कि नहीं मेरी तो पार्टी कभी उन्होंने तोड़ी नहीं है जेडीयू को, और जेडीयू तो ये मानती है कि जिसका नेतृत्व जो सरकार का नेतृत्व कर रही जो पार्टी उसी को लोकसभा अध्यक्ष बनाना चाहिए। अब लेकिन अब वो भूल गए इस बात को कि हरवंश को जो है राज्यसभा में उपसभापति बनाया था जेडीयू से तालमेल करने के लिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, हरवंश ने तो नीतीश कुमार से मिलना छोड़ दिया था, और आरके सिंह जो चुनाव हार गए केंद्रीय मंत्री, इन्हें सजाती होने के नाते रिटायर्ड आईएएस अधिकारी होने के नाते लाए थे जेडीयू में, और वहां पे उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद दिलाया था। लेकिन कैसे उनको फुसलाया लिया था बीजेपी ने। तो अब तो वो एक तरह से ये मान रहे कि उनके अंदर शर्म और हाया नाम की कोई चीज नहीं बची। वो मानसिक संतुलन ठीक न रह जाने की वजह से मोदी जी नीतीश कुमार की जो भी बात हो वो सरेंडर करने के मूड में। और केसी त्यागी भी जानते उनकी उम्र भी इतनी हो गई कि अब उनको जो है कैरियर उनको सत्यपाल मलिक की तरह उनको लग रहा है कि कोई बगावत करके और बगावत करने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि बीजेपी उनके ऊपर भी कृपालु हो जाए जैसे हरवंश के ऊपर हो गई थी। तो वो जो है और ज्यादा बीजेपी के प्रति बहुत वफादार, उनके चरणों में लोटे रहने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। लेकिन तेलुगु देशम हल्की सी जो है सतर्क दिखाई देती है, उसने थोड़ा सा पैच लगाया है उसमें लोकसभा अध्यक्ष के चयन के मामले में, और हो सकता है उससे दिक्कतों का थोड़ा सामना करना पड़ा मोदी जी को। लेकिन हमें लगता ये कि जिस तरह से मोदी जी के जो काम करने का तरीका और अभी जो उन्होंने अपना एक बना लिया, जो निश्चय बना लिया, उसके तहत वो बहुत ज्यादा नहीं सुनेंगे। और बहुत अधिक तक संभावना ये है कि ओम बिरला ही फिर से रिपीट हो जाएंगे लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, जिनका कार्यकाल अभी तक के लोकसभा अध्यक्षों में सबसे ज्यादा घटिया माना गया। वरना लोकसभा अध्यक्ष तो कई तो बहुत बेहतरीन ढंग से उन्होंने काम किया, चाहे वो पीए संगमा रहे हो, चाहे वो रहे हो सोमनाथ दादा रहे हो, वो जो दूसरी पार्टियों के आदमी आए, सत्तारूढ़ पार्टी से अलग भी आए और सत्तारूढ़ गठबंधन का समर्थन करने वाले भी थे, तो उन्होंने उस पद की गरिमा के अनुरूप काम किया, लेकिन वो नहीं कर पाए। दूसरा ये है, अटकलें इस बात को लेकर भी तेज है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनाया जाएगा। अब संघ ने ये जाहिर करने की कोशिश की कि हमारी भी राय लो, पूरी तरह से मनमानी और उदंडता नहीं दिखाई जानी चाहिए, एक पार्टी की प्रतिष्ठा के अनुरूप जो है गरिमावान लोकसभा अध्यक्ष होना चाहिए। अब लेकिन ऊपरी तौर पर तो वो संघ का अदब करने की भावना रख रहे हैं, और उस लिहाज का मतलब उस विनम्रता के संघ के प्रति प्रदर्शन करते हुए संघ के प्रति विनम्रता प्रदर्शित करते हुए संघ को भी इस स्तर पर लाए कि संघ अब
एक नरम पड़ गया और उसके बाद में वो एक तरह से एक है संघ के में अगर बत्सल भाव पैदा हुआ तो उसका लाभ उठाकर, और वो अगर पहली भारतीय जनता पार्टी की में पहली बार महिला को अध्यक्ष बनाने के नारे के नाम पे और अपनी अत्यंत विश्वास पात्र स्मृति ईरानी को अगर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाने में सफल हो गए, वो जो कौड़ी फेंकने जा रहे वो कौड़ी में अगर वो अपने आप को कामयाब कर लेते तो अभी बहुत आश्चर्य नहीं होगा। इसीलिए वो संघ के प्रति बहुत ही ज्यादा जो है उस तरीके का भाव दिखा रहे कि जैसे संघ के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था की वो इंतहा कर दे रहे। लेकिन इस बलावे में अगर संघ ने अगर गलती कर दी और अगर कहीं पे ये जो है स्मृति ईरानी का अध्यक्ष के लिए चयन हो गया तो ये अंततोगत्ता संघ की बड़ी भूल साबित होगी। अब देखिए, अब ये घटनाक्रम चल रहा है और संभावनाओं और अटकलों से भरा पूरा घटनाक्रम है, और ये एक जाहिर है कि मोदी जी को पस्त करना इतना आसान नहीं है। इंडिया गठबंधन को ये बात समझ लेनी चाहिए। आपको आज का हमारा ये वीडियो जो नया दर्शक देख रहे हो, उन्हें अगर अच्छा लगा हो, और हम समझते हैं कि उन्हें अच्छा लगा ही होगा, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकॉन दबा दें इसको, ताकि जो घंटी के आकृति का बटन दबाएंगे तो इसी ढंग की दिलचस्प वीडियो जो भी हम डालेंगे, हर वीडियो हमारा ऐसी दिलचस्प होगा, ऐसे ही जो है वो होगा एक वैचारिक एक उत्तेजना बढ़ाने वाला होगा। तो इसलिए जो है उस वीडियो को आपको नई वीडियो को देखने की आपके अंदर इस ख्याल से उत्सुकता जागृत आज की वीडियो से पैदा हुई होगी, जो कौतूहल पैदा हुई होगा, उसकी संतुष्टि करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए जब आप बेल आइकॉन दबा देंगे तो आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। हर नए वीडियो के पढ़ने के बारे में आप अवगत हो जाया करेंगे, तो वो आप उसको नया वीडियो खोल लेने में तत्काल खोल लेने में आपको मदद मिलेगी। और ये जो हमने संभावनाएं व्यक्त की हैं भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की अगली चाल के बारे में, इससे आप कहाँ तक सहमत है या आप इसको लेके क्या कहना चाहते हैं, ये जो है जो आज वो है जो कमेंट बॉक्स में इस आज की वीडियो में इस बारे में अपनी राय लिखना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।